हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 10 वायुमंडल संरचना एवं संगठन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 61 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने पूरा इतिहास कवर करा रखा है और साथ ही भारत का भूगोल भी हम लोगों ने देख लिया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो उसे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कथा। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। राइट, सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे कौन सा आरोही क्रम में है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि आरोही क्रम में है तो हम लोग चलते हैं दाईं तरफ से, तो वो हो जाएगा अवरोही क्रम में, क्योंकि आरोही क्रम से हमें पता है कि सबसे ज़्यादा कौन है, उससे कम कौन है, हम लोग को तो एक दो तो पता ही है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर इधर से चलते हैं तो सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे दिया है ओजोन और यहाँ दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि नहीं होगा। ठीक है, हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है वायुमंडल में, 78%। राइट, तो यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन यहाँ भी है, नाइट्रोजन यहाँ भी है। आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन 21% के आसपास है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी है और ऑक्सीजन यहाँ भी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ओजोन है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। आप लोगों को पता होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 0.03% के आसपास है। ठीक है, और ओजोन बहुत कम है, कह सकते हैं कि नगण्य मात्रा में है। तो कह सकते हैं कि ऊपर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रखेंगे, फिर ओजोन को रखेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हम लोग को जाना होगा ए के साथ। राइट, ओजोन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन और उससे ज़्यादा नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरणों के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सभी को पता होगा, इजी सा क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर होगा बताइए जरा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, जल वाष्प। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका जल वाष्प। ठीक है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है, जल वाष्प है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी हैं। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन। ठीक है, अक्रिय गैस किसे कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं जो मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, किसी के रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मतलब कि अपने आप में अस्थायित्व है। ठीक है, अस्थायी प्राप्त कर चुका है। ठीक है, हर कोई जैसे होता है ना कि अपना अस्थायी प्राप्त करने के लिए ज़्यादा भटकता रहता है। तो कह सकते हैं कि जो अक्रिय गैस होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये अपना अस्थायित्व प्राप्त कर चुके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन। बताना है इसमें से कौन सा सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है वायुमंडल में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आर्गन। ठीक है, आर्गन जो है वो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है। ठीक है, इसकी जो मात्रा है वो कितना है, 0.94% के आसपास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आर्गन इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्गन। बात करें अक्रिय गैस के बारे में तो और भी अक्रिय गैस हैं, जैसे यहाँ पे आर्गन दिया है, क्रिप्टॉन दिया है, नियॉन, हीलियम दिया है। इसके साथ में और भी देखेंगे कि जिनॉन भी है। ठीक है, रेडॉन है। ठीक है, क्रिप्टॉन तो दे ही दिया है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। हीलियम याद रखिएगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी देखेंगे कि अक्रिय गैस हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिए, अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए कि प्रॉपर आंसर देना चाहें
तो आप ये देंगे कि अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेते हैं, सदा ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस। चलिए आगे देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आर्गन जो है इसकी मात्रा सर्वाधिक है वायुमंडल में। नेक्स्ट है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, और भी जो है आयन मंडल है, वायुमंडल है, इस समय जो हम परत में परत जो बांट रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, उसका मुख्य आधार क्या है? क्या तापमान है, क्या वायुदाब है, संघटन है या फिर घनत्व है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, इसके आधार पर ही देखेंगे कि वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करते हैं। ठीक है, इसका मुख्य आधार है टेम्परेचर, तापमान। सामान्यतः देखेंगे कि जो मंडल है उसे 5 भागों में विभाजित किया गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये ताप के आधार पर, तापमान के आधार पर ये विभाजित किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, फिर या फिर आयन मंडल में? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है घनत्व, डेंसिटी, वो पाया जाता है आपका क्षोभ मंडल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? सवाल है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। ये औसत ऊंचाई क्यों लिखा है? औसत ऊंचाई क्यों लिखा है? क्योंकि देखेंगे कि हर जगह पे इसका थोड़ा सा जो हाइट है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आप ध्रुवों पर चले जाएंगे तो इसकी जो चौड़ाई मोटाई अलग होगा, भूमध्य रेखा पर आएंगे तो हो सकता है इसकी ऊंचाई थोड़ा सा अलग मिलेगा। तो औसतन जो निकालते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है कि औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से वो बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ना 8 होगा, ना 18 होगा, ना 22 होगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 14 किलोमीटर। ठीक है, औसतन 14 किलोमीटर है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैप पर देखेंगे तो लगभग दिखाया गया क्षोभ मंडल की जो है वो 0 से 12 किलोमीटर के आसपास दिखाया गया है। ठीक है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। अलग अलग बुक में अलग अलग स्रोत से आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे हाइट। ठीक है, 12 कहीं 14 कहीं 16 में भी मिलता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, बट अब ध्यान रखेंगे इसी रेंज में आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जनरली देखा जाए तो 0 से 12 किलोमीटर क्षोभ मंडल की ऊँचाई है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको 16 टिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 14 किलोमीटर हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? सवाल है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं, वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, ये सब प्रक्रिया कहाँ पे होती हैं? समताप मंडल में, बहिर्मंडल में, क्षोभ मंडल में, फिर आयन मंडल में? तो आसान सा सवाल है, क्या होगा आंसर? क्षोभ मंडल में। ठीक है, जितनी भी मौसमी घटनाएं घटती हैं सभी क्षोभ मंडल में ही घटती हैं। ठीक है, जैसे बादल का बनना, ठीक है, हवा का तूफान चलना, ये सभी क्षोभ मंडल में घटनाएं घटती हैं। बादल बनना, बरसात होना। ठीक है, नेक्स्ट है गरजना, ये सब क्षोभ मंडल का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। ठीक है, जिससे हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है या फिर ऊंचाई के साथ बढ़ता है, या परिवर्तित रहता है, या फिर पहले घटता है पुनः बढ़ता है। बात कर रहे हैं हम लोग क्षोभ मंडल का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई के साथ घटता है। क्षोभ मंडल में देखेंगे कि जैसे से ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट, ध्यान दीजिएगा, क्षोभ मंडल के बारे में बात कर रहे हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ देखेंगे कि क्या होता है? तापमान क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है ओजोन लेयर या फिर ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में, या फिर वायुमंडल में? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। जब आप इस पिक्चर को देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पे
ये वाला जो है ये क्या है, ये हमारा क्षोभमंडल का हिस्सा है। ठीक है, इसके ऊपर देखेंगे ये वाला पार्ट किसका हिस्सा है, समताप मंडल का हिस्सा है। और उसी में देखेंगे एक लेयर बना हुआ है ओजोन परत का, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है, ओजोन लेयर है। और ये कहाँ पर है, ये देखेंगे कि समताप मंडल में अवस्थित है। ठीक है, और इसका जो लगभग जो हाइट है वो कितना है, 13 से 50 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्षोभमंडल में ही गर्म वायु, गुब्बारे, ये सब जितने भी हैं और जितने भी मौसमी घटनाएं देख रहे हैं आप, सब यहीं पे घटती हैं क्षोभमंडल में ही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल में देखने को मिलता है, यहीं पर एक लेयर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है समताप मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। क्या होता है, स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, पछाव कपासी मेघों के हिम स्फटकों में, या फिर पछाव मेघों के हिम स्फटकों में, या फिर स्तरीय मेघों के धूल कणों में। तो ध्यान दीजिएगा, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पछाव मेघों के हिम स्फटकों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल, क्षोभमंडल, आयन मंडल, मध्यमंडल। तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर है क्षोभमंडल। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सारी मौसमी घटनाएं कहाँ घटती हैं, क्षोभमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत फिर से सुन लीजिए, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है। सवाल है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सवाल है वायुमंडल में ओजोन स्तर का जो अवक्षय हो रहा है, ठीक है, जिसका नुकसान पहुंच रहा है, उसका कौन सा रसायन कारण है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जिसका कारण है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जो कि आपका AC से निकलता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल ड्रम जिसे शांत पेटी भी कहते हैं क्या है। ठीक है, डोल ड्रम या शांत पेटी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, डोल ड्रम या शांत पेटी उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है। क्या है ये, उष्णकटिबंधीय पवन पेटी है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। डोल ड्रम या शांत पेटी उष्णकटिबंधीय पवन पेटी है ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, सवाल है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा करके आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन क्या दिए हुए, इंग्लिश में दिए हुए, बस, बाकी तो कुछ है नहीं, क्योंकि पूछा है पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है बताइए जरा। तो यहाँ पे सही आंसर है ट्रोपोस्फेयर। क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे आपका ट्रोपोस्फेयर है, तो ये आपका है क्षोभमंडल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्षोभमंडल कहते हैं। ये है आपका क्षोभमंडल, क्षोभमंडल। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये है आपका यहाँ पे समताप मंडल। इसे क्या कहते हैं, समताप। समताप पकड़िएगा स्टेट से, स्टेट मतलब क्या होता है, सीधा, सीधा मतलब सम। ठीक है, तो समताप, समताप मंडल। ठीक, फिर है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाह्यमंडल। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाह्यमंडल, बाह्यमंडल। एक है आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर मतलब नाम से ही पता चल रहा है, आयन मंडल हो जाएगा ये। ठीक है, आयनोस्फेयर मतलब आयन मंडल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक और होता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर मतलब तापमंडल। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तापमंडल। ठीक है, एक और होता है जिससे कि यहाँ पे नहीं दिया है, मीसोस्फेयर। क्या होता है, MESO, मीसोस्फेयर, PHERE।
ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मीसोस्फीयर, मतलब होता है मध्य मंडल, म से मीसोस और म से मध्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा मध्य मंडल, मध्य मंडल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेठ धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? ओजोन मंडल में, क्षोभ सीमा में, मध्य मंडल में, या फिर आयन मंडल में? तो ध्यान रखिएगा, जिसका जो जेठ धाराएं की बात हो रहा है ना, जेट स्ट्रीम के बारे में बात हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा क्षोभ सीमा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है यहाँ पे, क्षोभ सीमा, ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। ठीक है, जेठ धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती हैं? क्षोभ सीमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। पछुआ पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं, मानसून पवनें होती हैं, या फिर समुद्री पवनें होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे पवनों को कहते हैं व्यापारिक पवनें। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यापारिक पवनें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट है, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती हैं? पूरे वर्ष, साल भर एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली, समझ में आ रहा है ना? पूछा जा रहा है आपसे कि पूरे वर्ष एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती हैं? स्थानीय पवन, सनातनी पवन, सामाजिक पवन, या ध्रुवीय पवन? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका सनातनी पवन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सनातनी पवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? सवाल है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, है ना, एक पंपास घास भी है, याद है, जो अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास घास, तो वही वाला है। पूछ रहा है आपसे कि अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली, प्रचंड वेग मतलब बहुत तेज गति से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? टापीरो, पैम्पीरा, हरमट्टन, या फिर काराबुरान? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर है पैम्पीरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पैम्पीरा। ठीक है, पासे पंपास, पासे पैम्पीरा, यहाँ पे याद रख सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? पूछा जा रहा है आपसे कि कौन इसमें से ठंडी है लेकिन स्थानीय हवा नहीं है? मिस्ट्रल है, बोरा है, खमसीन है, या फिर ब्लिजार्ड है? तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी, खमसीन। ठीक है, कौन सा यहाँ पे ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो खमसीन यहाँ पे देखेंगे कि ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, बाकी मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजार्ड सभी ठंडी स्थानीय हवा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं, ठीक है, और साथ ही सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? लू है, फोहन है, मिस्ट्रल है, या फिर सिरोको है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिरोको। ठीक है, सिरोको इसका सही आंसर है। लू देखेंगे कि भारत में चलती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गर्मी के मौसम में चलता है ना ये। नेक्स्ट है, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं, डायरेक्शन बतानी है आपको। ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, या फिर मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में, या फिर भूमध्य रेखा के 30 से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच बहती हैं पछुआ पवनें। ठीक है, पछुआ हवाएं जो बहती हैं वो भूमध्य रेखा के 30 डिग्री और से लेकर 60 डिग्री उत्तर दक्षिण उत्तर अक्षांश रेखाओं के बीच में बहती हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये ग्लोब है, थोड़ा सा रुकिएगा, अगर ये ग्लोब है और ये हमारा भूमध्य रेखा है,
तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये वाला हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है यहाँ पे, ये वाला 30 डिग्री है और इसी के ऊपर मान लेते हैं ये 60 डिग्री है। तो इसी के बीच में उत्तर के बारे में बात करें या फिर नीचे 30 से 60 डिग्री का जो बीच वाला एरिया है वहाँ पे ये बहती हैं हवाएं, पछुआ हवाएं, उसी को कहा जाता है पछुआ हवाएं, जो कि भूमध्य रेखा के 30 से 60 डिग्री के उत्तर में बात कर रहे हैं और 30 से 60 डिग्री दक्षिण के बारे में बात कर रहे हैं, जो अक्षांश रेखाओं के जो बीच में चलती हैं, ठीक है, उसे पछुआ पवन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनुक क्या है। चिनुक है, वो पूछ रहा है आपसे कि क्या है ये, क्या ये स्थानीय पवन है, ठीक है, क्या ये स्थानीय पवन है या फिर सनातनी हवा है या अस्थायी हवा है या फिर समुद्री जलधारा है। सही आंसर है ये चिनुक, देखेंगे कि ये स्थानीय पवन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, चिनुक स्थानीय हवा है, ठीक है। सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चिनुक कहाँ चलती हैं, ये कहाँ की हवाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा चिनुक जो है ये उत्तरी अमेरिका का एक हवा है, स्थानीय हवा है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा उत्तरी अमेरिका की ये स्थानीय हवा है, का नाम है चिनुक। नेक्स्ट है 24 के बाद 25 नंबर यहाँ पे है। सवाल है वातावरण में सबसे अधिक ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। वातावरण में सबसे अधिक ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। सवाल को फिर थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, आयन मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या फिर क्षोभ मंडल में। सही आंसर होगा समताप मंडल में, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया गया है, बाकी आंसर वही होगा समताप मंडल में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं। ऐसे घने धूसरी बादल को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं। प्रभा मंडल वर्षा मेघ या वर्षा स्तरीय मेघ या कपासी मेघ या फिर पछाव मेघ। सही आंसर है वर्षा स्तरीय मेघ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती हैं। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन उड़ती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पूरब से पश्चिम की ओर या फिर पश्चिम से पूरब की ओर। सही आंसर है पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सहारा रेगिस्तान में जो पवन चलती है हरमटन वो पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन में वायुदाब कहाँ अधिक होता है। केंद्र में, बाहर की ओर, मध्य में या कहीं नहीं। जब एंटी साइक्लोन आता है ना तो उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि वायुदाब जो होता है वो कहाँ अधिक होता है। तो ध्यान रखिएगा सही आंसर होगा केंद्र में, सेंटर में हमेशा वायुदाब अधिक होता है, सेंटर में, केंद्र में। नेक्स्ट है वताग्रीय वर्षा फ्रंटल रेन किस कारण से होती हैं। संवहनी धारा या फिर समुद्री हवा या फिर चक्रवातीय गतिविधि या पर्वतों से वाष्पित जल का संघनन। सही आंसर है चक्रवातीय गतिविधि, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, चक्रवातीय गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग को मिलान करना है लग रहा है, या फिर क्या पूछा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उसके अभिलक्षणों के सम्मेलन में सही है। अच्छा पूछना है, पूछा गया आपसे कि कौन सा युग मतलब सम्मेलन सही किया गया, यह उसे पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए हुए क्षोभ मंडल, मौसमी संबंधी घटनाएं घटती हैं, बिल्कुल सही है, ये सही है। समताप मंडल में ओजोन परत देखने को मिलता है, तो ये भी सही है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे हैं, तो ये भी सही लग रहा है, ठीक है। मध्य मंडल ध्रुव ज्योति, तो यहाँ पे देखेंगे ये गलत है, ठीक है, मध्य मंडल में ध्रुव ज्योति देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 कथन सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर में जा सकते हैं सी के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 यहाँ पे सही युग्म सम्मेलन है। नेक्स्ट है समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है। समताप मंडल में क्या मिलता है हम लोग को देखने को, ओजोन परत, ओजोन लेयर है, उसका काम क्या है, भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, ठीक है, ये तो यार होगा ही नहीं। मानसूनों को विफलता से बचाना, ये भी नहीं होगा। भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना, या तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं तो डी के बारे में, डी के साथ जा सकते हैं।
लेकिन देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना। ठीक है, भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना ये ओजोन लेयर का काम है। और घर में कर सकते हैं कि टेम्परेचर को इक्वल करके रखना। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा यानी कि ब्लड रेन कहलाती हैं? सिमोम, सामून या सिराको या फिर सामल? तो सही आंसर इसका है सिराको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरित झंझा, थंडर स्ट्रोम एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की सहायता महत्वपूर्ण विशेषता है? ठीक है, सवाल ये है कि जो त्वरित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा जो होती है वो किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? ये कपासी वर्षा मेघ का है या फिर वर्षास्तरीय मेघ का है या कपासी मेघ का है या फिर पछाब कपासी मेघ का है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है ये है कपासी वर्षा मेघ का। ठीक है, ये कपासी वर्षा मेघ देखेंगे कि थंडर स्टॉर्म के साथ साथ मूसलाधार बारिश होता है। ठीक है, इसमें कपासी वर्षा मेघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है, एंटी साइक्लोन जब होता है तो वायु की दिशा होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो पहले का ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, कि ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती हैं। ठीक है, एंटी साइक्लोन की वायु की जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे कि जो घड़ी की सुइयाँ चल रही है यानी कि क्लॉकवाइज उसके अनुकूल ही होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे कि घड़ी की सुइयों को घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं उसके विपरीत चलती हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं हवाएँ। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध सही है, उत्तर सही है। मतलब ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं आप कि उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तर सही है यानी कि सही दिशा में चलेगा यानी कि क्लॉकवाइज चलेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा गलत है यानी कि उल्टा हो जाएगा यानी कि ठीक उसके विपरीत यानी कि एंटी क्लॉक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागर या भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, मानसूनी वर्षा या संवहनीय वर्षा? तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखीय प्रदेश में हमेशा जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, पर्वतीय वर्षा नहीं होता है। पर्वतीय वर्षा जहाँ पर ज़्यादातर वर्षा होता है जो उसको कह सकते हैं कि जहाँ पे पर्वत की वजह से वर्षा होता है वो वहाँ पे पर्वतीय वर्षा कह सकते हैं। जैसे भारत की हिमालय के आसपास में जो बारिश होती है उसे हम लोग पर्वतीय वर्षा कह सकते हैं। ठीक है, और मानसूनी वर्षा जहाँ पे साल में दो चार महीने जो बारिश होते हैं, जैसे कि भारत में लगभग मानसूनी वर्षा ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती हैं? विश्व की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस वर्षा के रूप में होती हैं, ये आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है पर्वतीय वर्षा। ठीक है, पर्वतीय वर्षा में देखेंगे कि यह पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वह पर्वतीय वर्षा के कारण होती है। नेक्स्ट है किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती हैं? ऑप्शन है पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, संवहनीय वर्षा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है संवहनीय वर्षा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, संवहनीय वर्षा हम देखेंगे कि चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती हैं। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो हम जानते हैं पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब क्या हो गया है मासिन राम, जो कि ये दोनों ही कहाँ हैं मेघालय में ही हैं। ठीक है, तो मासिन राम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? क्या कारण है? हवा की द्रुत गति के कारण, द्रुत गति मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड, तेज गति, कम दबाव के कारण, लो प्रेशर की वजह से, या फिर लो प्रेशर होगा, नीचे वाला लो टेम्परेचर हो जाएगा। बी ऑप्शन में कह रहा है कि लो प्रेशर, और सी में कह रहा है कि कम लो टेम्परेचर। ठीक है, या फिर लो ह्यूमिडिटी के बारे में बात कर रहा है, कि कम आर्द्रता के बारे में पूछ रहा है। क्या कारण है? सही आंसर होगा इसका कम आर्द्रता के कारण या फिर लो ह्यूमिडिटी के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है।
रेगिस्तान में बादल देखेंगे अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते, क्या कारण क्या है, कम आर्द्रता के कारण। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल फटने का क्या अर्थ है। बादल फटने का क्या अर्थ है। मेघाच्छादित मौसम में फसल के बीजों का बोना, कृत्रिम वर्षा का निर्माण, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात होना। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों की सही अनुक्रम क्या है। धरातल से ऊपर की ओर जाना है। ठीक है, तो हम लोग को पता है पहले क्या मिलेगा, क्षोभमंडल। समताप को हटा दीजिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्षोभमंडल के बाद हम लोग को क्या देखने को मिलता है, समताप मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी समताप है और यहाँ भी समताप है। इसके आगे देखेंगे तो हमें मिलेगा मध्यमंडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, आयन मंडल। होना क्या चाहिए, मध्यमंडल और फिर है आयन मंडल। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सी कथन सही है, क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। ठीक है, चलिए इसको मैप पर देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखेंगे तो पहले मिलेगा क्षोभमंडल, ठीक है ना, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर तापमंडल, फिर उसके बाद है वायुमंडल। ठीक है, ये क्रम इसका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। सवाल है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। ऑप्शन है क्षोभमंडल, तापमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो यहाँ पे जो देखेंगे सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, आयन मंडल। ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए आयन मंडल देखेंगे कि ये परत जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज में निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है। सवाल है, सूरज से निकलता है विनाशकारी रेडिएशन। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा परत है जो कि उससे हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, ओजोन की परत या फिर धुंध। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका आयनोस्फियर क्या है, आयन मंडल है, ये नहीं होगा। ट्रोपोस्फियर क्या है, क्षोभमंडल, तो ये भी नहीं होगा। धुंध तो खैर होगा ही नहीं, तो हम लोग लेके चलेंगे ओजोन परत के साथ। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ओजोन की परत। ओजोन जो लेयर है समताप मंडल में अवस्थित है, आप लोगों ने देखा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये क्या करता है, जो सूर्य से निकलता है विनाशकारी रेडिएशन, उससे हमें बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी मापक, टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। भूकंपीय तरंगों को, पवनों की गति, चक्रवातों की शक्ति या फिर वर्षा की मात्रा। ठीक है, सही आंसर होगा यहाँ पे चक्रवातों की शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्षा की मात्रा मापने के लिए हम लोग रेन गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन की विशेषता है, क्या है। तापमान में वृद्धि, तेज पवन, स्वच्छ आसमान, तीव्र दृष्टि। ध्यान रखिएगा, एंटी साइक्लोन की विशेषता है स्वच्छ आसमान, साफ आसमान में एंटी साइक्लोन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती हैं। क्षोभमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, फिर या फिर आयन मंडल। सही आंसर है आयन मंडल। ठीक है, अगर चाहें तो मैप पर देख सकते, मानचित्र पर या फोटो पर पिक्चर में देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे उपग्रह है। ठीक है, यही वाला जो परत है आपको देख सकते हैं, ये तापमंडल या आयन मंडल में अवस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, कारण क्या है। संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण या फिर चालन के कारण। तो सही आंसर इसका विकिरण के कारण, रेडिएशन की वजह से ऐसा होता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी सही हो जाएगा। ठीक है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, कारण होता है क्या है समझिए ज़रा। जैसे कहने का मतलब है ये वाला जो इस तरीके से होता है, तो जब बादल बनते हैं तो जब रेडिएशन निकलता है तो क्या करता है, ये वाला जो बादल है इसको रोक लेता है। रोकने की वजह से क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को अधिक क्या महसूस होती है, गर्म महसूस होती है। ठीक है, और यही जब बादल जब स्वच्छ रहते हैं, जब कुछ भी नहीं रहता है तो रेडिएशन वापस चला जाता है, तो हमें क्या लगता है, फिर ठंडक महसूस होती है। वही लिखा हुआ है, जब साफ रात होती है तो मेघीय रातों की अपेक्षा में अधिक ठंड महसूस होती है, क्योंकि फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म नहीं हो पाता। ठीक है, तो देखेंगे जब भी बादल होता है तो हम लोग को थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। कथन बी में दिया है कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती हैं। सी में दिया है, शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवावृत एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। इसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला ऑप्शन सही है कि जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, ये बिल्कुल बात सही है। बी में दिया है कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती हैं, ऐसा नहीं है, गलत है ये पॉइंट। नेक्स्ट है कि शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवावृत एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, ये भी सही है। शीत कटिबंध देखेंगे कि उभय गोलार्धों में ध्रुवावृत एवं ध्रुवों के बीच स्थित है। ध्रुवावृत मतलब कह रहा है कि ये जो होता है ना आर्टिक सर्कल, ठीक है, वो ध्रुवों के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, मतलब बात समझ में आ रहा है ना। जैसे ये हमारा यदि ये ग्लोब है और यहाँ देखेंगे ये हमारा कर्क रेखा है, यहाँ पर ये देखेंगे आर्टिक वृत्त है और ये हमारा ध्रुव है, तो ये आर्टिक वृत्त और ये ध्रुव, तो यही चीज़ बारे में बोल रहा है। ये वाला जो ध्रुवावृत्त है ना, यही कह रहा है ये वाला आर्टिक वृत्त के बारे में, और ये वाला, तो इसके बीच वाला पर तुम क्या बोलते हैं, शीत रेखा, शीत कटिबंध ही बोलते हैं। इसके नीचे वाला देखेंगे तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और जबकि देखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला, यानी कि ये हो गया हमारा मकर रेखा, इसके बीच वाला क्षेत्र कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो बी सी यहाँ पे कथन सही है, और बाकी डी भी लग रहा है सही है कि जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं, तो सी डी भी यहाँ पे सही है। गलत कौन सा है, सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन, बाकी यहाँ पे कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है, किसका। तो ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर में जब अचानक जब उसका जो गिरता है, पारा गिरता है, ठीक है, तो इसका सूचक क्या होता है जानते हैं, ये होता है तूफान का। ठीक है, जब भी बैरोमीटर में पारे के तल अचानक गिरता है तो इसका सूचक होता है कि तूफान आने वाला है। ठीक, नेक्स्ट है, शांत पेटी या डोल ड्रम का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर या 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण, या फिर में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये ग्लोब है और ये हमारा विषुवत रेखा है तो 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, इसके बीच की पट्टी को क्या कहते हैं, शांत पेटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है, ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता परिणाम है। सवाल है, आर्द्रता परिणाम है किसका, वाष्पीकरण का, वाष्पोत्सर्जन का, या फिर हवा में नमी की उपस्थिति का, या फिर ऊष्मा की उपस्थिति का। सही आंसर है वाष्पो उत्सर्जन का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, वाष्पो उत्सर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं मध्य कपासी, मध्य स्तरीय कपासी, या फिर पछाव स्तरीय। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा पछावी स्तरीय, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका कारण क्या है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका कारण क्या है।
इसका कारण ध्यान दीजिएगा, इसका जो कारण है वो ये है कि समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। ठीक है, समुद्री पृष्ठों के ताप जो होते हैं वो क्या होते हैं, निम्न होते हैं, कम होते हैं। यही कारण है कि अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, कहाँ उठते हैं टॉर्नेडो, चीन सागर में, श्याम सागर में, अरब सागर में या फिर कैरिबियन सागर में। ध्यान रखिएगा ये उठता है कैरिबियन सागर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था। कौन सा चक्रवात है जो भारत को प्रभावित नहीं किया था, ये आपको बताना है। आइला, नरगिस, थाने या नीलम। सही आंसर है नरगिस। ठीक है, बाकी आइला, थाने, नीलम देखेंगे कि भारत को प्रभावित किया था ये सभी चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालिसा वाले प्रवाहित होती हैं। ठीक है, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालिसा पवनें प्रवाहित होती हैं। ये चालिसा है, साठा है, जो ये सब जो पवनें हैं ना, ये कहाँ चलती हैं, उत्तरी सागर में, हिंद महासागर में, कैरिबियन सागर में या फिर कोरल सागर में। तो ध्यान रखिएगा ये सब चलती हैं हिंद महासागर में। चालिसा है, साठा है, तो ध्यान रखिएगा तो ये सभी हिंद महासागर में चलती हैं, प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। अटलांटिक समुद्र तट या प्रशांत तट या मिसिसिपी मैदान या फिर अलास्का। सही आंसर होगा मिसिसिपी मैदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। साफिर सिम्पसन मापक, मार्केली मापक, फ्यूजिटा मापक या फिर रिएक्टर मापक। सही आंसर है साफिर सिम्पसन मापक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गरजता चालीसा शब्द प्रयुक्त होता है इसके लिए। अभी हमने बात किया ना चालीसा साठा वाला, तो यही चीज़ है कि पूछा जा रहा है आपसे कि गरजता चालीसा शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ध्यान रखिएगा ये सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य ये प्रयुक्त होता है। ठीक है, 40 डिग्री से 50 डिग्री के दक्षिण अक्षांश के मध्य में गरजता चालीसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गरजता चालीसा, फिर से आ गया गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा एवं चिकता साठा। वही हमने जो बात कर रहा था गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चिकता साठा क्या है। क्या समुद्री तूफान है, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं या फिर उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं या फिर प्रशांत महासागरीय धाराएं हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सभी उत्तरी गोलार्ध में एक सभी पश्चिमी पवनें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा चाहे गरजता चालीसा हो, प्रचंड पचासा हो या चिकता साठा हो, ये सभी दक्षिण गोलार्ध में ये पश्चिमी पवनें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं इसलिए घटित होती हैं क्योंकि क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं घटती हैं। कारण क्या है, क्षोभ मंडल में तापमान सदैव स्थिर रहता है इसलिए, इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं इसलिए, या फिर यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को सोख लेता है इसलिए, या फिर इसमें संपूर्ण वाष्पीकरण और अधिकतर धूलकण होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें संपूर्ण वाष्पीकरण होता है और अधिकतर धूलकण होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखेंगे कि क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। राइट, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 61 MCQ। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।